हाय एवरीवन। आज की क्लास में आप करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर पीजीबीपी का एग्जाम में आता है तो सेक्शन 40A3 के बिना आ ही नहीं सकता। ये तो पक्का सेक्शन अप्लाई हो ही रहा होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप फटाक से इस सेक्शन पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सेक्शन याद करना है, सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A3 क्या डिसअलाउ करता है? अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी पेमेंट करते हो नगद में, तो सेक्शन 40A3 कहता है डिसअलाउ कर देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो। अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू हो, ताकि वो सब रिकॉर्ड पे आए। ये ऐसा ना हो कि लोग इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा मुझसे कोर्स लेता है और वो मुझे 20,000 रुपए नगद पकड़ा देता है, एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसकी एंट्री करें ही ना? हाँ पॉसिबल है, हम उसे सेल में दिखाएं ना, उसकी एंट्री ही ना करें। लेकिन अगर मेरे बैंक में पैसा आता है तो क्या मैं एंट्री करने पे मजबूर हूं? हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिवील्ड फैक्ट है। इसका तो सोर्स ऑफ इनकम आई है, ये दिखाई दे रहा है। इसको तो मैं नकार नहीं सकता ना किसी के सामने, तो मुझे इनकम टैक्स में दिखाना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि जब भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है लोगों को। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट इज प्रेशराइजिंग यू फॉर व्हाट? टू मेक द पेमेंट अदरवाइज देन इन कैश। ठीक है, सो दैट कि आप उस खर्चे को अलाउ कर सके। क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट नगद में की है तो वो आपको डिसअलाउ नहीं होगा। हालांकि ये सेक्शन बहुत लेवल्स में हम पढ़ेंगे, एक बार में हम उतनी ही बात बोलेंगे जितनी बात आपको समझानी है। जैसे अगर किसी ने अभी अभी सुना मेरी बात और कहा कि सर क्या आपने बोला कैश में अगर पेमेंट करते हैं तो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा तो वो शायद थोड़ा सा ज्यादा अकलमंद होगा, तो बोलेगा कि नहीं सर, कैश में नहीं, अगर कैश में पे कर रहे हैं या फिर क्रॉस चेक से कर रहे हैं, बियरर चेक से कर रहे हैं तो भी डिसअलाउ है। मुझे मालूम है। ठीक है, आप जब भी एक थोड़ा सा भी किसी भी बात को 2 पॉइंट ज्यादा जान रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप जितना जान रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। आप पहले पूरा प्रोविजन पूरी क्लास देख लीजिए। कभी कभी मेरी मजबूरी होती है कि मैं एक बार में एक से ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले उतनी बात जितनी मैंने कही है वो एग्जाम्पल के जरिए आपके दिमाग में फिट करनी है, फिर दूसरी बात करनी है, फिर तीसरी बात करनी है। अंडरस्टूड? तो फिर से समझते हैं क्या मैंने बोला। सेक्शन 40A3, अगर आप पेमेंट नगद में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है पेमेंट कैसे हो? बैंकिंग चैनल से हो। अभी भी मैं जो लिखने जा रहा हूं वो पार्शियली लिखूंगा, पूरी बात नहीं हो रही है, क्योंकि पहले इतना समझते हैं सेक्शन 40A3 के बारे में। सेक्शन 40A3, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना होगा। ठीक है, क्या कहता है ये? पेमेंट एक्सीडिंग, आप भी लिखिए मेरे साथ, पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 डिसअलाउड। अगर पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर का है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा इफ नंबर 1, एक्सपेंडिचर ग्रेटर 10,000 विच इज अदरवाइज allowable. Number 2, aggregate payment in a day greater 10,000 in respect of above payment. तीसरा, paid otherwise than by account pay check, account pay draft, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS।
ईसीएस मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स में आ जाएगा। क्या कहता है, 10,000 रुपए से ऊपर की अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा का है, विच इज अदरवाइज अलाउएबल। एक बात समझिए, आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर दी है, कौन सी पता है, एडवर्टीजमेंट की ऑफ अ सोवरेन इन अ सोवरेन ऑफ एन पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी के सोवरेन में आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, पेमेंट कैसे कर दी, बैंक से कर दी, ठीक है, कितने की, 20,000 रुपए की। तो आप चिल्ला रहे हो 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट थी, मैंने 20,000 रुपए की पेमेंट जो थी, मतलब 10,000 रुपए से ऊपर वाली ये पेमेंट मैंने बैंक से कर दी है, तो अलाउ हो जाएगा। अरे नहीं भाई, वो तो वैसे ही डिसअलाउड है। तुम 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो डिसअलाउड है, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट आपको पॉलिटिकल पार्टी के सोवरेन में देना अलाउड है ही नहीं, वो तो दूसरा सेक्शन है जो डिसअलाउ कर देता है। अगर कोई खर्चा अलाउड है तो वो खर्चा इस सेक्शन में डिसअलाउ हो जाएगा जो ऑलरेडी अलाउड है, अगर आपने पेमेंट नगद में की है तो। बात समझ में आई? अगर एक खर्चा पहले ही डिसअलाउड है किसी दूसरे सेक्शन की वजह से, तो उसके ऊपर सेक्शन 48(3) लग ही नहीं रहा है। एक खर्चा जो किसी दूसरे सेक्शन में अलाउड है, उसका डिसअलाउंस हो जाएगा 48(3) में, अगर आपने पेमेंट कैसे कर दी, नगद में। देखिए फिर से आप पढ़ेंगे। पहला, एक्सपेंडिचर ग्रेटर 10,000 विच इज अदरवाइज अलाउएबल। ये एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है बिल अमाउंट, जितने रुपए की बिल होती है वो खर्चा होता है, ठीक है। एक बिल एक खर्चा है, एक बिल एक खर्चा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे। एक दिन में उस बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट है वो अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है, 48(3) की डिसअलाउंस कब होगी, जब बिल पहले तो 10,000 से ज्यादा हो। दूसरा, उस बिल का पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर लिखना था हमें, यहां इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव पेमेंट लिख दिए। उस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट यानी उस बिल के अगेंस्ट आपका पेमेंट भी 10,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है। एंड इज पेड अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। क्या अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक, एक ड्राफ्ट और ईसीएस में कैश आ जाएगा? हाँ आ जाएगा कैश। अकाउंट पे चेक के, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ईसीएस के अलावा आपने पेमेंट किया तो कैश आ जाएगा यहाँ पे। तो बिल 10,000 रुपए से ज्यादा का है, पेमेंट भी उसका 10,000 रुपए से ज्यादा का, कैश में किया है तो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 48(3) में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। 15/10/23 की एक बिल है एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट बिल ऑफ ए लिमिटेड है, ठीक है, ये हमें आई है। ये मेरी परचेजेस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया है, मैंने ये सर्विस ली है, ये मेरी परचेज बिल हैं, ठीक है। ये है कितने की, 10,000 रुपये की। मैंने 18/10/23 को पेमेंट कर दी इसकी कैश में 10,000 रुपया। क्या ये अलाउ हो जाएगा कि डिसअलाउ हो जाएगा हमें? क्या ये मुझे अलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा? बताइए। ये अलाउड है, 10,000 से ज़्यादा कहाँ है, 10,000 रुपये है ना, 10,000 तक अलाउड है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 15/10/23 का एडवर्टीजमेंट का बिल है 12,000 रुपया। इसकी पेमेंट मैंने की 18/10/23 को कैश में 10,000 रुपया, और मैंने ईसीएस किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी मैंने 2,000 रुपया। अलाउ होगा, डिसअलाउ हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। बिल 10,000 रुपए से ज्यादा की है क्या? हाँ। पेमेंट क्या 10,000 रुपए से ज्यादा की है कैश में, अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक? नहीं, बिल तो 10,000 रुपए से ज्यादा की है, ठीक है, लेकिन पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की हुई नहीं है, तो इसलिए ये भी अलाउड है। ठीक है बात। तीसरा केस देखिए। 15/10/23 को एक एडवर्टीजमेंट बिल मुझे मेरे एक सप्लायर ने दी, ए लिमिटेड है वो, एडवर्टीजमेंट बिल 6,000 रुपए की। और 18/10/23 को उसने फिर एक बिल बनाई एडवर्टीजमेंट की, फिर से मैंने कराया था कुछ, इसका 7,000 रुपये बनाया। मैंने क्या किया, 20/10/23 को पेमेंट कर दी इन दोनों ही बिल की एक साथ कैश में 13,000 रुपया। अलाउड है, डिसअलाउड है?
अलाउड है ये, क्योंकि बिल आपका 10,000 रुपए से ज्यादा का है ही नहीं। देखिए मैंने क्या बताया था, बिल 10,000 से ज्यादा का होना चाहिए, बिल 10,000 से ज्यादा का कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने पेमेंट की है ये 13,000 रुपए, ये कैसी है, एक 6,000 रुपए की इसकी पेमेंट की है और इसमें इसकी भी पेमेंट की है। तो कोई एक बिल जिसकी 10,000 रुपए से ज्यादा की बिलिंग थी, उसकी 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट हमने करी है, तभी डिसअलाउ होता है। यहां पे भी अलाउड है। ठीक है, आइए चौथा केस देखिए। 15/10/23 को एडवर्टीजमेंट की बिल बनाई गई मेरी, मैंने ये सर्विस ली है 40,000 रुपये। मैंने 18/10/23 को इसकी पेमेंट कर दी, ईसीएस कर दिया, ईसीएस कर दिया 15,000 रुपये और कैश पेमेंट कर दी मैंने 25,000 रुपया। अब बताइए क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3). कितना रुपया डिसअलाउ हो जाएगा, क्या पूरा 40,000 डिसअलाउ हो जाएगा या कैश पेमेंट 25,000 डिसअलाउ हो जाएगा? तो कैश पेमेंट 25,000 रुपया डिसअलाउ हो जाएगा, 25,000 रुपये डिसअलाउ होगा, आपकी इनकम 25,000 से बढ़ाई जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वही लाइन में हाईलाइट करूंगा। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये 3 कंडीशन जो मैंने लिखी है वही लिखी है यहां भी। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड। ध्यान दीजिए 100% ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड नहीं कहता है, 100% ऑफ द पेमेंट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, जो पेमेंट आपने, कोई एक बिल है जो 10,000 से ज्यादा की है, आपने उसकी पेमेंट भी 10,000 रुपए से ऊपर की है। कैसे की है, नगद में की है। ठीक है, तो ये कहता है हम आपको डिस अलाउ कर देंगे। ठीक है, क्या चीज डिस अलाउ करेंगे यहां पे, वो खर्चा डिस अलाउ कर देंगे या वो पेमेंट डिस अलाउ कर देंगे? वो पेमेंट डिस अलाउ कर देंगे कह रहा है। ठीक है, ये पेमेंट डिस अलाउ करेगा। इनकम टैक्स में हर जगह ना पीजीबीपी में आप खर्चा डिस अलाउ देख रहे थे, यहां पे पेमेंट डिस अलाउ हो रही है। आइए अब यहां पे मान लेते हैं सेम एग्जांपल को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। 15/10/23 को एडवर्टीजमेंट की बिल आती है 40,000 रुपया, सेम एग्जांपल है। ठीक है, फिर 18/10/23 को हम पेमेंट कर रहे थे, मैंने ईसीएस से पेमेंट कर दिया इसका कितना, 15,000 रुपया। बाकी मैंने देखिए इस एग्जांपल में बोला था कि कैश मैंने 25,000 दिया, बाकी आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ है 25,000 रुपया, दिया ही नहीं है। बताइए अलाउड है कि डिसअलाउड है? मैंने दिया ही नहीं है। अरे दिया ही नहीं है पेमेंट, तो अभी कैश वगैरह की कोई बात ही नहीं आएगी, ये अलाउड है। ठीक है, ये कहानी किसकी थी, ये प्रीवियस ईयर 23-24 में हो रहा था। अब प्रीवियस ईयर 24-25 में मैंने ये वाली पेमेंट कैश पेमेंट कर दी 25,000 रुपया, ये आउटस्टैंडिंग वाला। ठीक है, किस दिन, 5/4/24 को, 31/3 तक ये आउटस्टैंडिंग ही पड़ा था। अरे 31/3/24 तक ये आउटस्टैंडिंग पड़ा था। मैंने 5/4/24 को कैश में पेमेंट कर दी 25,000 रुपया। अब ये 25,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा, यानी ये डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3) PY 24-25, यानी 24-25 की जो भी इनकम आ रही होगी ना, उसमें 25,000 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। ये खर्चा 24-25 में अलाउ नहीं हुआ है, ये बिल तो अलाउ हो गया था 23-24 में, 23-24 में ये अलाउड था। PY 23-24 में पूरा 40,000 रुपए का खर्चा अलाउड है। इस खर्चे में से 25,000 रुपए की पेमेंट जो इस साल आप किए हो ना कैश में, ये डिसअलाउ हो जाएगा 24-25 में ही, जिस साल आप पेमेंट किए हो। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही है, मतलब अच्छे से समझ में आ रही है ना बात? आइए अब अच्छे से पढ़ लेते हैं यहां जो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, पेड अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक। अच्छा चेक मैंने बोला है अकाउंट पे, तो चेक क्या और भी दूसरे तरीके की भी बनती है? हाँ, अगर आपने चेक दे दिया बेयरर चेक तो भी डिसअलाउ हो जाएगा, बेयरर चेक। या फिर एक चेक बनती है क्रॉस्ड चेक, आपने वो बना दिया तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। मैं समझा देता हूं आपको। चेक देखिए 3 प्रकार की बनती है, मैंने पहले भी बताया है ये, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस में हुंडी समझा रहे थे ना तो चेक समझाया था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो इसलिए फटाफट बता देते हैं आपको। देखिए ये चेक है,
बियरर चेक, क्रॉस्ड चेक, अकाउंट पे चेक। ठीक है, बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक वो चेक होता है जिसमें आप लिखते हो, जैसे यहां पे लिखा होता है टू, किसको देना है, और ये इस तरीके से चेक होता है। कभी आपने चेक देखा है कि नहीं? टू, आपको नाम लिखना होता है और यहाँ साइन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू राज। मान लीजिए मेरा एक कस्टमर है, उसने लिख दिया यहाँ पे टू राज अग्रवाल। ठीक है, तो ये हो गया बियरर चेक। अब क्रॉस चेक क्या होगा? क्रॉस चेक में लिखा होता है टू ऐसे जगह होती है, फिर और बियरर ये पहले से ही टाइप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन करने के लिए होता है, यहाँ पे लिखा राज अग्रवाल, और क्रॉस चेक बनाएगा तो ये दो यहाँ पे लाइन खींच देगा। देखियो चेक, कुछ चेक होती है लाइन नहीं खींची हुई है, ये चेक पे लाइन खींची हुई है, क्रॉस चेक है। अकाउंट पे चेक क्या होता है? ये दो लाइन खींच देते हैं और बीच में लिखा रहता है इसमें अकाउंट पे ही। अब ये भी वैसे ही है, टू राज अग्रवाल और बियरर, यहाँ साइन है सामने वाले का। अब इन तीनों चेक में क्या अंतर है मैं आपको समझा दूं। जब कोई ये लिख के देता है, बस कोई लाइन में नहीं खींचता है, ये पहला वाला चेक है, जो ये वाला अगर चेक किसी ने बना के दिया है, तो आपने मुझे चेक दिया, ये एचडीएफसी बैंक की चेक है। ठीक है, आप मुझे ये चेक देंगे, मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा, काउंटर पे रखूंगा, वो मुझे नगद पैसा दे देगा। मान लीजिए इसमें 40,000 रुपया है, तो ये 40,000 रुपया मुझे नगद मिल जाएगा। यानी बियरर चेक चेक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये नगद के बराबर है। आप मुझे बियरर चेक अगर बस मेरा नाम लिख के दे दोगे, लाइन फाइन नहीं खींचोगे ना, तो मैं जाके चेक बजा लूंगा बैंक में, नगद मिल जाएगा। अच्छा, क्या मुझे ही बजाना पड़ेगा राज अग्रवाल? नहीं, इस पे क्या लिखा रहता है? टू राज अग्रवाल और बियरर। बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दो। यानी आपको मालूम है, आपने मुझे 40,000 रुपए की चेक दी, बियरर चेक, उस पर क्रॉस नहीं किया था, वो चेक मुझसे गलती से गिर गया, जो पा गया वही ले जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है। यस, ये होता है बियरर चेक का मतलब। मुझे भी जाने की जरूरत नहीं, आप मुझे चेक दो, मैं अपने स्टाफ को दूंगा, जाओ पैसा ले आओ बैंक से, ले आएगा। क्या बैंक उससे पूछेगा तुम राज अग्रवाल हो? पूछने की जरूरत भी नहीं है उसको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि राज अग्रवाल को पैसा दे दो या भी बियरर को दे दो। बियरर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसी को पैसा दे दो, ये इस चेक का मतलब होता है। अब ये क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है? आपने मुझे एक चेक दी राज अग्रवाल, यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप मुझे बियरर चेक देते हो ना, तो ये नगद के बराबर है। आपने मुझे बियरर चेक दिया और मैं चाहता हूं कि आपकी एंट्री ना करूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मैंने बैंक भेजा चेक को और कैश निकलवा लिया, आपकी एंट्री की ही नहीं, मैंने दिखाया नहीं कि आपसे पैसा आया हमको। इसीलिए सरकार कह रही है अकाउंट पे ही चेक। अब आइए इसमें समझ गई कि ये तो भाई इक्विवेलेंट टू कैश है, ये तो कैश के बराबर होता है भाई। दूसरा क्रॉस चेक भी मना है, सिर्फ अकाउंट पे ही चेक अलाउ कर रहा है। अब ये क्रॉस चेक क्या है? आपने मुझे चेक दिया, दो लाइन खींच दी इसमें, अगर आप दो लाइन खींच दिए ना, तो अब ये खाते में ही जाएगा पैसा, ये नगद नहीं मिलेगा, ये तो खाते में जाएगा। लेकिन खास बात इसकी ये है कि क्रॉस चेक को हम चाहे तो पलटी मार देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। पीछे खाली होता है, पीछे उल्टा बैक पोर्शन है ये चेक का। ठीक है, आपने ये चेक मुझे दिया है, मैं इस चेक पे पीछे लिखूंगा पे टू सिद्धांत। मैंने लिखा पे टू सिद्धांत और मैंने अपना साइन कर दिया अब यहां पे। ठीक है, सिद्धांत ले जाके अपने खाते में पैसा लगा सकता है, मिल जाएगा उसको, क्लियर हो जाएगा। आप मुझे चेक दीजिए, उस पर दो लाइन कीजिए और मेरे नाम से चेक बना दीजिए, मैं उसी चेक को उल्टा करूंगा। आपने मुझे दिया, मैं टू सिद्धांत लिख के पीछे मैं साइन कर दूंगा, अब वो चेक सिद्धांत की हो गई। अब सिद्धांत ले जाके अपने खाते में लगा दे, उसको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए इसमें भी चालबाजी हो सकती है कि नहीं, आपने मुझे फीस दी, मुझे इनकम वो नहीं दिखाने का मन है, मैंने अपने स्टाफ को वो चेक दे दी, अब उसके खाते में चला गया, मेरे खाते में पैसा आया ही नहीं, हम इनकम दिखा ही नहीं रहे हैं, टैक्स भी नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? अब ये अकाउंट पे चेक क्या है? जब आप मेरा नाम लिख के यहां पे अकाउंट पे ही लिख दोगे ना, तो अब ये खाते का पैसा उसी के खाते में आएगा जिसका यहां नाम लिखा है, अकाउंट पे ही, अकाउंट पे ही है, ये इस अकाउंट में ही जाएगा। क्रॉस का मतलब होता है खाते में जाएगा। ये जो दो लाइन होती है ना क्रॉस चेक, इसका मतलब होता है खाते में जाएगा। किसके खाते में जाएगा? किसी के भी जा सकता है, खाते में जाएगा बस। ठीक है, यानी इस चेक को ना इंडोर्स किया जाता है, इसको कहा जाता है इंडोर्समेंट। ये जो मैं पलटी मार के किसी और का नाम लिख देता हूं, इसे कहा जाता है इंडोर्समेंट। तो हम इंडोर्स कर सकते हैं। ये चेक इंडोर्स नहीं होती, मेरे नाम से खाता है, मेरे ही खाते में पैसा जाएगा अगर अकाउंट पे ही लिख दिया गया है।
इसलिए सरकार कह रही है अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करो। तो अकाउंट पे ही चेक से करोगे, सामने वाला एंट्री मारेगा, रिकॉर्ड पे आएगा ये, ठीक है। ड्राफ्ट तो आप समझते ही है कि अब चेक देने की बजाय ड्राफ्ट बनवा लेते हैं बैंक से, ठीक है। अब आजकल के बच्चे तो ये सब ड्राफ्ट आप जानते नहीं होंगे। जब हम लोग सीए का रजिस्ट्रेशन कराते थे तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, ड्राफ्ट बनवा के भेजना पड़ता था बैंक से, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई पेमेंट कैसे, अगर 10,000 रुपए से ऊपर की बिल है, 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट है, कैश में, क्रॉस चेक से, बियरर चेक से, तो ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि आपको अलाउ करने के लिए पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट से करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और कर लीजिए फिर आप। 15/10/23 को एक एडवर्टीजमेंट बिल बनती है 50,000 की। इसकी मैंने पेमेंट की 5/11/23, 7/11/23, 9/11/23, 10/11/23 और 12/11/23 को। कैसे पेमेंट हो रही है? कैश 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 कैश, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। जल्दी बताइए क्या होगा, अलाउड कि डिसअलाउड? बिल 10,000 से ज़्यादा की है, पेमेंट भी 10,000 से ज़्यादा की है। लेकिन ध्यान से लॉ को वापस से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ था, जो मैंने भी लिखवाया वही लाइन आपको पढ़ा दूं। एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे, एक दिन की पेमेंट 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी नगद वगैरह में। यहाँ पे अलग अलग दिन पे दे रहे हो, अलाउड है पूरा। एक दिन में 10,000 रुपए तक की पेमेंट आप नगद में दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एक बिल के अगेंस्ट में। बिल 10,000 से ज्यादा का होना चाहिए और एक दिन का पेमेंट 10,000 से ज्यादा होगा। और ये कैसे हुआ हो, नगद में, बेरर चेक या क्रॉस चेक से, तो डिसअलाउ होता है। तो एक दिन का पेमेंट 10,000 से ज्यादा कभी भी नहीं रहा है, ये पूरा अलाउड है, अलाउड। देखा आपने? चलिए आइए फिर से देखते हैं। बताइए 15/10/23 का एडवर्टीजमेंट बिल है। अगर किसी का बर्थडे है 15 अक्टूबर को तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बार बार इस डेट को मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे भी पता चले भाई किसका बर्थडे मैंने यूज किया है। एडवर्टीजमेंट बिल 50,000 रुपए की बनती है 15/10 को, और 5/11/23 को अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट होता है 25,000 रुपये का। फिर 6/12/23 को बियरर चेक से पेमेंट होता है 10,000 रुपये का। और फिर 8/1/24 को कैश में पेमेंट हो जाता है 15,000 रुपये का। बताइए कितना डिसअलाउ होगा? सिर्फ ये कैश वाला डिसअलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा। ये 10,000 बियरर चेक अलाउ हो जाएगा? हो जाएगा, 10,000 रुपये तक हो सकता है ना इन अ डे, 10,000 रुपये तक इन अ डे हो सकता है, ठीक है। अब आइए ध्यान देते हैं, इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हैं। 15/10/23 को एडवर्टीजमेंट बिल बनी 30,000 रुपये की, और मैंने 16/10/23 को अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया 10,000 रुपया, ठीक है। और 17/10/23 को कैश 10,000 दिया, और 17/10/23 को ही बियरर चेक भी 10,000 रुपये का दिया। बताइए डिसअलाउ होगा क्या कुछ? सब 10,000 तक ही है, हो जाएगा। एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे, 17 तारीख का पेमेंट 20,000 रुपये का है। एक दिन का पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा क्या हमने किया है? अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट एंड ईसीएस। हाँ, अदरवाइज देन बाई दोज 3 पेमेंट्स आपने कर रखा है 17 तारीख को 20,000 रुपए की पेमेंट। आपने 20,000 रुपए को कैश, बियरर चेक, ये सब मिला के एग्रीगेट पेमेंट देखना है। एग्रीगेट पेमेंट 10,000 से ज्यादा का है इस दिन का,
ये सब कैश, बियरर चेक, क्रॉस चेक नहीं अलाउड है आपको। एक दिन का पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो इसलिए ये 20,000 डिसअलाउड है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अब लॉ की लाइन को भी पढ़ ले ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैंने सब सही लिखाया है। द एसएससी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000। एक्सपेंडिचर का मतलब यहां बिल से होता है। विच इज अदरवाइज डिडक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इनकम। 10,000 रुपए से ऊपर का कोई खर्चा है जो कि अदरवाइज तो अलाउएबल है। आपने पेमेंट किया है और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे किया है in respect of the above expenditure exceeding ₹10,000, आपने पेमेंट, that is the aggregate of payment in a day to that against that bill, against that invoice आपने किया 10,000 रुपए से ज्यादा का। आइए ऐसे समझिए, 15/10/23 को आपके पास एक एडवर्टीजमेंट बिल आती है 20,000 रुपए की। आपने 16/10/23 को आपने बोला 10 बजे, मैंने मॉर्निंग में 10 AM आपने कैश दिया 10,000 रुपये, और फिर आपने 6 PM पे दिया कैश 10,000 रुपये। बताइए अलाउड हो जाएगा कि नहीं? 10,000 रुपये की पेमेंट है, नहीं अलाउ होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे देखते हैं। अब ये मैं बात बताऊं आपको, एग्रीगेट पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, ये ब्रैकेट वाली बात जो है ये बजट 2008 में आई है, इसके पहले ये नहीं था। पहले होता था पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 10,000। एसएससी ने एक टैक्स प्लानिंग की थी, उसने दिखाया था कि मैंने सुबह 10 बजे पेमेंट की 10,000, फिर 10:15 पे की, फिर 10:30 पे 10,000 की पेमेंट की, फिर 10:45, हर 15-15 मिनट पे 10,000 की हम पेमेंट किए, और एक दिन में उसने 3 लाख रुपए की कैश पेमेंट दिखाई थी। और वो केस जीत भी जाता है क्योंकि लॉ में यही लिखा था कि पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 10,000। तो कहता है कि मेरा पेमेंट तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल कभी भी 10,000 से ज्यादा का था ही नहीं। मैंने उसे बोला कि वो मेरा कलेक्शन के लिए वो बंदा आया हुआ था, मैंने कहा कि आते रहना, हर 15-15 मिनट पे आओ, हम दे देंगे पैसा। दिन भर दुकानदारी करते रहते हैं, माल बेचते रहते हैं, 15-20 मिनट पे आते जाओ, हम देते जाएंगे, जो भी सेल हुई होगी हम पैसा देते जाएंगे। तो उसको रिकवर करने थे मुझसे पैसे। मैंने उसे यही कहा कि हर 15-20 मिनट पे मेरे पास आते जाओ। वो 15-20 मिनट पे हर बार आते जा रहा था, मैं उसको 10,000 रुपए देते जा रहा था, और वो जीत भी जाता है केस। तो फिर गवर्नमेंट 2008 बजट में अमेंडमेंट लाती है, और अमेंडमेंट में लिखा जाता है कि पेमेंट का मतलब होगा एग्रीगेट ऑफ पेमेंट इन अ डे। नहीं तो अब हर कोई यही करता ना, हम 2 लाख रुपए की किसी को पेमेंट दे देते और बोलते कि हम 10-10 जा करके 20 बार दिए। ठीक है भाई, अब नगद कब लिया, क्या लिया, इसका क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि हर आधी घंटे पे दे रहे थे 10,000 रुपया, बैठा हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है, बाहर सोफे पे बैठा दिए थे, हर 10-10 मिनट पे बुला के 10,000 रुपए देते जा रहे थे, 2 लाख रुपए दे दिए उसको, अलाउड हो जाता है लॉ के हिसाब से। तो 2008 में ये अमेंडमेंट लाई गई थी। फिर देखिए, द पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। मतलब इफ इट इज मेड इन कैश, बेयर चेक और क्रॉस चेक, और बाई क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट। क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी क्रॉस बन जाता है। जैसे बैंक में जाके आप डीडी बनवाते हो तो वो भी अकाउंट पे ही और क्रॉस भी बनता है। क्रॉस्ड अगर आप दोगे तो वो भी इन कैश हो जाएगा दूसरे खाते में, तो क्रॉस नहीं चलता है। ठीक है, एक चेक ऐसी भी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बस बता देते हैं। ऐसे 2 लाइन खींच के एंड कंपनी लिखा रहता है, तो एंड कंपनी, इसको भी क्रॉस चेक कहा जाता है। ठीक है, ये अकाउंट पे चेक नहीं है, एंड कंपनी ऐसे भी लिखने का, ये क्रॉस चेक है बस सिंपली। ठीक है, कि एंड कंपनी लिखते हैं कि इट हैज़ टू गो इन सम और द अदर अकाउंट, एनी अकाउंट इट हैज़ टू गो। आप ज़्यादा मत समझिए क्योंकि चेक नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्रॉस चेक ही है। एंड कंपनी लिखा हुआ क्रॉस चेक है, ब्रैकेट में अकाउंट पे लिखा रहता है, या ये क्रॉस के अंदर जब अकाउंट पे वर्ड लिखा रहता है ना, तब वो अकाउंट पे चेक होता है। एंड कंपनी लिखने ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन खींच दो या 2 लाइन खींच के अंदर एंड कंपनी लिख दो, ये दोनों एक ही बात है, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड। अब आइए देखिए नोट में क्या है। द मॉनेटरी लिमिट ऑफ 10,000 रेज टू 35,000 केस पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, ट्रक वाले को पेमेंट कर रहे हो, तो 10,000 रुपए की जगह ये जो लिमिट है वो 35,000 है, यानी बिल भी 35,000 और यहाँ पे पेमेंट भी 35,000, दोनों पे एस्टेरिस्क मार्क है। ये पूरा लॉ चेंज हो जाएगा 40A3। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो 35,000 रुपए
से ऊपर के बिल पे 35,000 रुपए के ऊपर का नगद है तब जाके डिसअलाउ होगा, तो नहीं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर आपको 25,000 रुपए की बिल देता है, 25,000 रुपए उसको नगद दे देते हो, अलाउड है। अब ये क्यों है मैं आपको बताऊं। देखिए ट्रांसपोर्टर्स वगैरह को ना क्या होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टर्स जनरली क्या करते हैं, जैसे भाड़ा उठाएंगे, अब वो अपने ट्रक में डीजल भरवाएंगे और फिर आगे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर आप उनको अकाउंट पे ही चेक दे दिए तो अब वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, अब कहेगा कि अब ट्रक लेके हम कैसे जाएं आगे। पहले तो खाते में पैसा आएगा, भजेगा, तब हम ट्रक लेके आगे जाएंगे, फिर पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। तो वहां पे इसलिए इतना पैसा कर दिया गया है कि भाई 35,000 रुपया तक तुम नगद अगर पकड़ा दोगे तो भी टेंशन नहीं है। क्लियर है। हालांकि देखिए ये लॉ अब चेंज किया जा सकता है, एक जमाना था, ये सब लॉ ना बहुत पुराने, आपको बहुत सारे बच्चों को तो कभी कभी लॉ इररिलेवेंट लगेगा, अगर सब क्यों चेक वेक कौन होता है, आप तो चेक, आप लोग बच्चे तो चेक देखे भी नहीं होंगे, देखना ही नहीं नसीब होता होगा, आपको तो इतना ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करने आ गया है, ठीक है। हम लोग चेक वाले जमाने के हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता था। एक समय था बेटा 10 साल पहले तक ना तो ऑनलाइन पेमेंट का कोई कल्चर ही नहीं था, अरे कोई कल्चर सिस्टम ही नहीं था ऑनलाइन पेमेंट का, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब चेक ही होता था बस। जब उस समय हमें याद है कि हम उस समय भी ऑनलाइन पेमेंट करते थे, तो जब ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो लोग बड़ा आश्चर्य होते थे, ठीक है। किसी सप्लायर के यहां से सामान आया, मेरा नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, लोग ये सब यूज ही नहीं करते थे, ठीक है। आजकल तो छोटे से छोटी पेमेंट भी ऑनलाइन कर देते हैं, यूपीआई वगैरह आ जाने के बाद से तो सिस्टम बहुत ईजी हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। आरटीजीएस एनईएफटी का जमाना था, बैंक को फॉर्म भर भर के देते थे कि ये लो इस खाते में ट्रांसफर कर दो, ये सब होता था। ये पेमेंट किसको करनी है, जो कि प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज का काम कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स कैरियज मतलब माल वाहन, ठीक है ना, तो ट्रक वक वाले होते हैं, जो डिलीवरी वैन होती है वो सब होता है। प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग क्या होता है, देखिए जो ट्रांसपोर्ट का धंधा होता है वो 3 तरीके का धंधा होता है, प्लाइंग का, हायरिंग का, लीजिंग का बता देते ये भी, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग। अब ये एक ट्रक है जो कहती है हम वाराणसी से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वापस बनारस आते हैं, यही मेरा रूट है, अगर तुमको इस रास्ते में कहीं अपना माल उतरवाना है, चढ़वाना है, तो आप कर सकते हो ये काम। मतलब ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वाला है वो दिल्ली जा रहा है, बनारस से दिल्ली जा रहा है, अगर आपको दिल्ली माल भेजना है ना तो इससे भेज दो, नहीं तो ये कहीं और नहीं जाएगा तुम्हारे लिए, ये प्लाइंग वाला काम कर रहा है बस। जैसे स्कूल की बस प्लाइंग करती है, एक ही रूट पे रोज चलती है, तो वो भी प्लाइंग करती है। प्लाइंग का मतलब होता है एक ही रूट को फॉलो करना, ठीक है। हायरिंग क्या होता है, जहां पे ट्रक वाला इस तरीके से धंधा करता है, मैं ट्रक वाले को बोलता हूं कि मेरा ना माल लुधियाना भेजना है, तो कहता है ठीक है इतना भाड़ा होगा, तुम्हारा माल लुधियाना चला जाएगा। मैं कहता हूं मेरा माल कोलकाता भेजना है, कहता है ठीक है इतना भाड़ा होगा, कोलकाता चल जाएगी ट्रक, ठीक है। उसका रूट फिक्स नहीं है, मैं बताऊंगा वहां वो ले जाएगा ट्रक को, तो ये होता है हायरिंग, मैंने हायर कर लिया। प्लाइंग का मतलब होता है उसका रूट फिक्स है, वो वहीं जाएगा, ठीक है, तुम उसका रूट नहीं चेंज करा सकते। लीजिंग क्या होता है, लीजिंग में ये होता है कि हम ट्रक वाले को कहते हैं अपना ट्रक दो, चलो जाओ अब तुम, ठीक है, 1 महीना के लिए ट्रक मेरे पास रहेगी, अब अपना ड्राइवर रखते हैं हम और उसको चलवाते जहां मर्जी। हम उससे पूछते हैं कि ये बताओ तुम 1 महीने का ट्रक का कितना भाड़ा लोगे तुम, बाकी तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। तो ये होता है लीजिंग। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ये 3 तरीके से काम करती है, प्लाइंग करती है, हायरिंग करती हैं और लीजिंग करती हैं। लीजिंग में ट्रक वो दे देते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, और उसका भाड़ा ले लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो यही 3 धंधे ही हैं। हाँ, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे हायरिंग, प्लाइंग, लीजिंग ये सब पे फलना ढमका के भी, हम सीधे कह रहे हैं कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर यही 3 काम में से कोई काम कर रहा होगा, आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे में बिल जो 10,000 रुपये था वो 35,000 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो पेमेंट थी वो भी 10,000 की जगह 35,000 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। 40A3 applies to expenses which are otherwise deductible under PGBP, hence not applicable for donation. अच्छा, 40A3 का जो खर्चा है वो डिसअलाउ होता है। 40A3 में वो पेमेंट डिसअलाउ होती है जिन खर्चों के रिस्पेक्ट में अलाउंस है। अगर एक खर्चा ऑलरेडी डिसअलाउड है तो 40A3 उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले ही डिसअलाउड है, ठीक है। जैसे डोनेशन, क्या डोनेशन डिसअलाउड है? हाँ, डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है। जैसे
कोई मेरी कोचिंग पे आता है और दुर्गा पूजा का चंदा मांगता है, तो मैंने दे दिया 500 रुपया, ये लो दुर्गा पूजा का चंदा, तो क्या ये मुझे बिजनेस में अलाउ हो जाएगा? क्या नहीं अलाउ होगा, बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा ही बिजनेस में अलाउ होता है, ये सब नहीं अलाउ होगा, राइट। तो डोनेशन वैसे ही अलाउड नहीं है बिजनेस में, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे अब ये मत कहिएगा मैंने तो बैंक से पेमेंट किए तो अलाउ हो जाएगा, अरे नहीं होगा भाई, वो तो पहले ही डिसअलाउड है, तो अब 48(3) से मतलब ही नहीं है वहां। The payments so made shall be deemed to be PGBP chargeable to income tax as income of the subsequent year, that is the year of payment. ठीक है। अच्छा, किस साल की इनकम बनेगी? जिस साल आप पेमेंट करते हो कैश में। ये जो पेमेंट जब किया जाता है वहां डिसअलाउंस होता है, खर्चा डिसअलाउ तो होता नहीं है, तो पेमेंट डिसअलाउ होता है। तो मान लीजिए कोई एक खर्चा है, इस बार बिल आई, अब उसकी पेमेंट हमने 3 साल बाद की कैश में, तो अब वो 3 साल बाद जिस साल पेमेंट की उस साल की इनकम को ये बढ़ाएगा, वहां डिसअलाउ हो जाएगा। जिस साल बिल आई थी उस साल तो खर्चा अलाउ हो ही गया, क्योंकि खर्चा तो अलाउड ही है, पेमेंट ना डिसअलाउ होता है। खर्चा तो आते ही एक्रूवल पे अकाउंटिंग चलती है, आपके पास बिल आई, खर्चा तो अलाउ हो ही गया। ठीक है बात। चलिए, अब इस सेक्शन के बाद आपको पढ़ना होता है रूल 6DD, विच इज एक्सेप्शन टू द सेक्शन 48(3). 48(3) क्या कहता है कि बस 10,000 रुपए से ऊपर की बिल है, 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आपकी नगद में नहीं होनी चाहिए। रूल 6DD कहता है हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप मजबूर हो जाते हो नगद देने के लिए, सरकार यहां पे अलाउ कर रही है, यहां पे 48(3) नहीं लगेगा, बस आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, नगद में पेमेंट भी अलाउड है, यही मतलब इसका एक्सेप्शन टू सेक्शन 48(3) है। रूल 6DD याद कीजिए, रूल 6DD, क्योंकि जब भी आप कभी ये बताएंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, अब वो पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर की दिख रही है, नगद में है, फिर भी आप कह रहे हैं अलाउड है, तो आपको बताना होगा बिकॉज ऑफ रूल 6DD। इनकम टैक्स एक्ट जितना इंपॉर्टेंट उतना ही रूल भी इंपॉर्टेंट है। No disallowance under section 48(3) shall be made in the cases and circumstances specified hereunder, namely, पहला, where the payment is made to bank, LIC, IFCI, UTI and financial institution। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, LIC में दे रहे हो, IFCI में दे रहे हो, UTI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब गवर्नमेंट ओन्ड है। बैंक तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो वैसे ही ट्रैक में रहता है, और ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IFCI है, LIC गवर्नमेंट ओन्ड ही है। ठीक है, कहने का मतलब इन सब में ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनमें आप कैश में भी पेमेंट करोगे तो भी ऑन रिकॉर्ड ही रहोगे। ठीक है, अब हम बैंक में 10,000 रुपया जमा कर दें तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अब ये हम किसी को बताएंगे नहीं, अरे बैंक में चला गया तो अब तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो ही गया है, तो आप नगद कर सकते हैं। तो याद रहेगा, बैंक, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप नगद पेमेंट करते हैं, अलाउड है। वेयर द पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, कोई भी पेमेंट जो गवर्नमेंट को हो रही है, जैसे टैक्सेस वगैरह की पेमेंट आप कर रहे हैं, तो ये नगद में हो सकती है। कोई भी पेमेंट जो गवर्नमेंट को हो रही है वो नगद में अलाउड है। तीसरा, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय अ लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, LC से पेमेंट कर रहे हो, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है LC। समझाऊं पूरा LC कि रहने दूं? जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में LC से पेमेंट होती है, ठीक है, बता ही देता हूं, चलिए सुनिए। मुझे कुछ विदेश से माल खरीदना था, ठीक है, तो मैंने सप्लायर को कहा कि भाई ये माल चाहिए मुझे, रेट वेट तय कर लिया, मैंने कहा माल भेज दो, तो उसने कहा पेमेंट दो पहले। ऐसे माल कैसे भेज दूं, पता नहीं माल पहुंच गया तुम्हारे पास, पेमेंट दोगे कि नहीं, क्योंकि वो पार्टी पहली बार, मैंने गूगल पे सर्च किया था, ठीक है, अमेरिका की कोई सप्लायर था, तो मैंने उससे फ़ोन पे बात कर ली। अब वो माल कह रहा है कि मैं कैसे भेज दूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, तो पहले पेमेंट दो। मैंने कहा मैं तुम्हें पेमेंट कैसे दे दूं, मैं भी तो तुम्हें नहीं जानता हूं, मैंने गूगल पे सर्च किया, तुम्हारा दिखा, मैंने कांटेक्ट कर लिया, तो भाई पहले तो मुझे माल चाहिए। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में काम आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ऐसे ही धंधा होता है। ठीक है, जब भी पहली बार आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, आपको नहीं पहले का कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली LC से काम हो जाता है। अब ये क्या होता है, हम उसे पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी बैंक के पास जाएंगे, बैंक को कहेंगे कि हमें 5 लाख रुपए का माल बनवाना है, हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए। ठीक है, तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना देगा, ठीक है, और बैंक 5 लाख रुपया मेरे खाते में फ्रीज कर देगा। मतलब अगर हम बैंक को कहेंगे ना मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो 5 लाख रुपया, तो पहले तो देखेगा कि मेरे खाते में 5 लाख है कि नहीं है। अगर होगा, मान लीजिए 6 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए को फ्रीज कर देगा, मतलब मेरे खाते में से 5 लाख रुपया निकल नहीं पाएगा। भले मेरे खाते में 6 लाख रुपए दिखाई देगा, निकलेगा बस 1 लाख ही। 5 लाख रुपए फ्रीज करके वो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा।
हम अपने सप्लायर को वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देंगे कि ये देखो बैंक गारंटी ले लिया, बैंक के पास पैसा पड़ा है, तुम माल दो, पैसा तुमको मिल जाएगा, पैसा है देने के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब यहां पे माल मुझे मिल जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ठीक है तुम लेटर ऑफ क्रेडिट अब रिलीज करा लो, टेंशन नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट रिलीज करा लो। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट रिलीज कराने के लिए क्या करेगा, जिस बैंक का मैंने दिया था, जैसे मैंने मान लीजिए इन HDFC बैंक का दिया था, तो विदेश में HDFC बैंक से वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेगा, HDFC बैंक में वो लेटर ऑफ क्रेडिट लगा देगा। या फिर अगर वो पर्टिकुलर इंडियन बैंक उस देश में नहीं है तो निश्चित है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ना हर बैंक का किसी ना किसी बैंक से टाई अप होता है, इंटरनेशनल बैंक से, ठीक है। तो अगर HDFC बैंक उस कंट्री में नहीं होगी तो HDFC बैंक का जिस भी बैंक से उस देश में टाई अप होगा वो उस बैंक के पास जाएगा मेरा सप्लायर, और वहां से उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लेगा। तो क्या मैंने अकाउंट पे चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू उसको पेमेंट की? नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो पेमेंट LC के थ्रू की, अलाउड है। ये भी तो बैंकिंग चैनल ही है ना, ठीक है, ये भी अलाउड है। मैंने उसे लेटर दिया था एक बैंक का और उसी लेटर से उसकी पेमेंट हो गई, तो वहां से लेटर से जब उसकी पेमेंट होती है तो यहां मेरे खाते से पैसा कट जाता है बस, ठीक है। मैंने कोई नेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया, वो हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हो गया। फिर बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम वन अकाउंट इन अ बैंक टू अनदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक। अब ये क्या है, जैसे मेरा खाता HDFC में चल रहा है, तुम मेरे सप्लायर हो, तुम्हारा खाता भी HDFC में चल रहा है, ठीक है, सेम बैंक सेम ब्रांच, ठीक है। तो मुझे तुम्हें चेक देने की जरूरत नहीं है, पता है, हम सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिख देंगे ना, टू द मैनेजर HDFC बैंक फलाना फलाना ब्रांच, डियर सर काइंडली ट्रांसफर बैलेंस ऑफ रुपीज इतना फ्रॉम अकाउंट नंबर सो एंड सो टू अकाउंट नंबर सो एंड सो। अपने खाते से आपके खाते में ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, साइन मारेंगे, मैनेजर को देंगे, खाता आपके खाते में पैसा चला जाएगा। मालूम था आपको? दिस पॉसिबल, ठीक है। अब बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम वन अकाउंट इन अ बैंक टू अनदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक, तो दिस कैन बी डन। तो बैंक के दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांसफर करा सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन के साथ उनके खुद के भी फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कभी कभी कोशिश करता हूँ, उनके अपने फॉर्मेट है, उनके थ्रू भी हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है अकाउंट पे चेक वगैरह देने की। फिर है where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability incurred by the payee for any goods supplied or services rendered by the SSC to such payee। क्या मतलब है? देखिए, मैंने X को माल बेचा था तो मैंने एंट्री की X डेबिट टू सेल्स, ठीक है। मैंने परचेजेस किया Y से, परचेजेस डेबिट टू Y। अब मुझे ये पेमेंट करनी है Y को मुझे पेमेंट करनी है। मैंने Y को पेमेंट कैसे की? Y डेबिट टू X। मैंने X को ना 1 लाख रुपए का माल बेचा था और Y से 1 लाख रुपए का माल खरीदा था। मैंने X और Y को मिला दिया, मैंने कहा X तुझे मुझे 1 लाख रुपए देने हैं ना, Y तुम्हें तो मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, तो एक काम करो X तुम ही डायरेक्ट Y को दे दो, ऐसे समझो। मैंने X को माल बेचा, X मुझे 1 लाख रुपए देगा, मैंने Y से माल खरीदा तो मुझे Y को 1 लाख रुपए देने हैं। मैंने X को कहा एक काम करना, तू ही डायरेक्टली Y को 1 लाख रुपए दे दे। अब बताइए मैंने पेमेंट कैसे किया? क्या अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया? नहीं। तो ये क्या डिसअलाउ हो जाना चाहिए? नहीं, डिसअलाउ तो नहीं होना चाहिए ना, दोनों को आपस में मिला दिया हमने, डायरेक्ट पेमेंट वहां से वहां हो गई, तो ये भी अलाउड है। नेक्स्ट, वे द पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ, आप परचेज कर रहे हो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिश ऑफ फिश प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, किससे परचेज कर रहे हो? टू द कल्टिवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल, जो उसे कल्टीवेट करता है, ग्रो करता है। यानी जैसे आप खेती का सब्जी खरीद रहे हो, फल खरीद रहे हो, तो यही होगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। किससे खरीद रहे हो? किसान से खरीद रहे हो, जो ग्रो करता है इसको। तो किसान से हम फल सब्जियां खरीद लें। एनिमल हस्बेंड्री खरीद रहे हैं, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब दूध खरीद रहे हैं। किससे? उस ग्वाले से जो दूध निकालता है। हम मछली खरीद रहे हैं, किससे? जो मछुआरा मछली पकड़ता है, मतलब जो कल्टीवेटर, ग्रोअर, प्रोड्यूसर है ना, उससे खरीद रहे हो।
तुम प्रोडक्ट खरीद रहे हो हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर समझते हो? हॉर्टिकल्चर होता है ये फ्लावर की खेती, फूल की खेती। तुम फूल खरीद रहे हो उससे जो फूल की खेती करता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन वाले से आप क्या करते हो? शहद खरीदते हो। आप शहद खरीद रहे हो किससे? जो मधुमक्खी पालन करता है उससे, मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते लगा के उसी में से शहद निकालता है, डायरेक्ट उससे खरीद रहे हो। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे लोग छोटे लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, कि कोई ये काम करता है तो कहेगा। छोटे मतलब फाइनेंशियली पुअर हो सकते हैं, और मेजॉरिटी होती है। देखिए ये भी बात आपको समझनी होगी कि मेजॉरिटी क्या होती है उसकी बात। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में किसान गरीब है, अरे भाई साहब आप पंजाब के किसान को देख लीजिए, हिंदुस्तान के रईसों में से एक से एक रईस है, ठीक है। इनफैक्ट एक डाटा ने यह भी बताया कि इंडिया में जितनी महंगी इंपोर्टेड कार हैं उसके ज्यादातर ओनर फार्मर्स हैं पंजाब के। तो देखिए रईसियत यहां तक है। लेकिन देखिए जब भी बात होती है ना तो जनरल बात होती है, जनरल बात होती है एकदम। अब यहां पे भी हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं आपसे कि ये सारी चीज किनसे ली जा रही है? जो किसान हैं, जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो गाय का दूध निकाल रहे हैं, जो फूल की खेती कर रहे हैं, मछुआरे हैं। तो सरकार कह रही है इन लोग को तुम कैश पेमेंट दे दिया करो, मत झंझट करो, इन लोग को दे सकते हो। ये लोग थोड़े छोटे लोग हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये है फार्मर, ठीक है, और ये है मिस्टर एक्स, और ये है हम राज। नहीं हम राज नहीं, हम मैगी हैं, मैगी मैगी कंपनी है, ठीक है, मैगी बनाते हैं। फार्मर से मिस्टर एक्स ने टमाटर खरीदा, ठीक है, फार्मर ने इसको टोमेटो सेल किया, और हमने टमाटर किसानों से नहीं खरीदा है। एक्चुअली ये मिस्टर एक्स जो है ना, ये बड़ा सप्लायर है, ये किसानों से खरीदता है। हम तो 10,000 किलो एक बार में टमाटर लेते हैं, तो हम किस किसान से लेने जाएंगे, ठीक है, तो हमको तो बहुत किसानों से लेना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स किसानों से टमाटर खरीदता है, और फिर ये टमाटर मिस्टर एक्स हमें बेचता है। अब एक बात बताइए, मिस्टर एक्स फार्मर को क्या कैश दे सकता है? कैश अलाउड है इसको। क्या मैगी कंपनी मिस्टर एक्स को कैश दे सकती है? नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की पेमेंट नगद में उसको कर सकते हैं जो उसे कल्टीवेट करता है, ग्रो करता है। यानी अगर मैगी कंपनी डायरेक्ट किसान को पेमेंट दे रही होती तो नगद में दे सकती थी, लेकिन अगर मिस्टर एक्स को दे रही है तो नहीं दे सकती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, where the payment is made for the purchase of products manufactured or processed without the aid of power in cottage industry। कह रहा है आप वो माल खरीद रहे हो जो कॉटेज इंडस्ट्री में बनता है विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना बिजली के प्रोडक्ट बनता है। अब ये सब ना गाँव में बनता है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट विदाउट द एड ऑफ पावर। अब सरकार ऐसे सोच रही है, देखिए बहुत सारा लॉ ना बहुत पुराना है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में नहीं भी होती है, लेकिन अब ठीक है, अब लॉ पुराना है, मैंने कई बार बताया, तो बहुत सारी चीज़ आज के हिसाब से आउटडेटेड है, लेकिन अब लॉ में पड़ी है तो पड़ी है। आप खुद से सोचिए, जहां पे बिजली नहीं पहुंची है वहां बैंक पहुंच गई होगी क्या? नहीं। तो विदाउट द एड ऑफ पावर कॉटेज इंडस्ट्री में माल बनता है, उससे हमने कुछ खरीदा तो सरकार कह रही दे दो, नगद में दे दो। अरे जहां बिजली नहीं पहुंची वहां कौन सा बैंक पहुंच गई होगी, तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और टाउन ऑन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व बाई एनी बैंक। अब किसी गांव में तुम पेमेंट कर रहे हो और उस गांव में जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन कोई बैंक भी नहीं है, तो नगद ही देना पड़ेगा। वो क्या आप जिस बंदे को चेक पकड़ा दोगे लेके क्या 200 किलोमीटर जाएगा चेक भजाने के लिए क्या? नहीं। देखिए ये सब कानून बहुत पुराने हैं और आप लोग अब पैदा हुए हो, ठीक है। जिस समय हमारे देश में जनधन योजना के तहत पूरा सबका खाता खोल दिया गया है, तो आपको लगता होगा यार खाते तो सबके पास होते हैं, हर बैंक में, हर गांव में बैंक होता है। ये सब कुछ नहीं था पहले, ठीक है, और कानून बहुत पुराना है हमारे देश का और बहुत सारी चीज डिलीट नहीं की गई है। परेशानी ये है, जैसे मैंने सैलरी वैलरी पढ़ाया था तो आपको बताया था 100 रुपीज़ का वो मिलता है, आपको एग्जेम्पशन मिलता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस से। अब भैया 100 रुपया में कितना फर्क पड़ जाएगा? एक बात, इससे अच्छा दो ही मत तुम। लेकिन आप कहोगे कि भाई दो ही मत, ये इसलिए कहोगे क्योंकि आप आज के ज़माने के बच्चे और आपको मालूम है कि आज एक एवरेज स्कूल की फीस 5,000 रुपया महीना होती है। तो अगर इंप्लॉयर पैसा दे भी रहा होगा इंप्लॉय को कि लो बच्चे को पढ़ा लो, तो क्या 200 रुपया 400 रुपया थोड़ी ना दे रहा होगा, या तो देगा ही नहीं।
नहीं तो उसके मुंह पे एम्प्लॉयर के नहीं मार देगा एम्प्लॉय। बच्चा मेरा 5,000 रुपया महीने की स्कूल में पढ़ता है और तुम उनको 200 रुपया दे रहे हो, करे बच्चों को पढ़ा दो, अरे तुम्हारे एहसान से पढ़ाएंगे क्या, लो रखो अपना 200 रुपया। एम्प्लॉय तो ऐसे ही मार देगा एम्प्लॉयर के मुंह पे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर तो अच्छा खासा 5,000 रुपया ही दे रहा होगा मान लो, लेकिन अब उसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 100 रुपया। सरकार के लिए 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। अरे 100 रुपए की छूट से क्या अचार डलेगा भाई, कितना मेरा फायदा हो जाएगा टैक्स में। लेकिन ये उस जमाने की बात है ना, इस पहले ये सब 2500 साल से बदला नहीं है। उस समय फीस सचमुच 100 रुपए 200 रुपए ही होती थी, तो 100 रुपए तक की एग्जाम्पशन मिल जाती थी। इससे भी कम होती थी फीस, 80-90 रुपए महीने की फीस होती थी एक एवरेज स्कूल की। तो सरकार तो 100 रुपए की एग्जाम्पशन अपने हिसाब से कर रखी थी कि बच्चे की पढ़ाई का पैसा अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो पूरा ही एग्जाम्प्ट है, वैसा कानून बना था। चेंज नहीं होता कभी कभी लॉ में ना, तो इसलिए बात रिडंडेंट लगती है, लेकिन है नहीं वो एक्चुअल में। वो सिनेरियो ही अलग था जब कानून बना था, बात ये। तो अगर उस गांव में बैंक है ही नहीं है, ठीक है, तो कह रहा है पेमेंट कर दो टू एनी पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स और इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन सच विलेज और टाउन। कह रहा है पेमेंट कर रहे हो उस गांव में जहां पे बैंक नहीं है और वो जनरली उसी गांव से बिजनेस करता है अपना। नेक्स्ट, whether payment is made by way of gratuity, retrenchment compensation or similar terminal benefit। टर्मिनल बेनिफिट का मतलब होता है जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तो जो उसे पेमेंट मिलती है, तो भाई ग्रेच्युटी मिलती है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, या जो भी टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इज मेड टू एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी और हियर ऑफ एनी सच एम्प्लॉय, या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसके घर वालों को ये सब टर्मिनल बेनिफिट मिल रहा है इन कनेक्शन विथ रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय इफ द पेमेंट डज नॉट एक्सीड 50,000। ऐसे समझिए, रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को अगर 50,000 रुपए तक का नगद दिया जाता है या उसके घर वालों को 50,000 रुपए तक का नगद दिया जाता है तो ये अलाउड है। याद कर लीजिए ये सब। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आपको सैलरी दी जा रही है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वेदर पेमेंट इज मेड बाय द एसएससी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी in accordance with the provision of section 192 of the income tax act, and when such employee is temporarily posted for a continuous period of 15 days or more in a place other than his normal place of duty or on a ship। कह रहा है अगर कोई एम्प्लॉय तुम्हारा बाहर गया हुआ है ऑफिस के काम से, ठीक है, और 15 दिन से ज्यादा वो बाहर ही रहेगा और वहां पे उसके पास कोई खाता होता नहीं है, तो आप उसको सैलरी वहां पे नगद में दे सकते हो। मतलब आप अगर उसको वहीं पे कहीं नगद में सैलरी दिलवा सकते हो तो आप दिलवा दीजिए, कंपनी को अलाउड होगा, टीडीएस काट लेना, टैक्स काट के उसकी सैलरी देना है दे दीजिए, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉय 4 दिन के लिए बाहर गया है, अब सैलरी के बीच में ड्यू डेट आ गई, जैसे 7 तारीख को मान लीजिए सैलरी दिलाती है, 6 तारीख को बाहर गया है, 9 तारीख को वापस आ जाएगा, तो कह रहा है इतना उतावले मत हो, आएगा तो दे देना बैंक से पेमेंट, ठीक है। अब 15 दिन के लिए बाहर गया हुआ है एम्प्लॉय ऑफिस के काम से, अब वही उसी में बीच में सैलरी की डेट आ गई तो आप उसको नगद भी दे दोगे तो चलेगा। या फिर वो सिप पे गया हुआ है काम करने, अब सिप की कौन सी बात हो रही है, ये इस तरीके की सिप जो क्रूज वगैरह होता है उस पर वो एम्प्लॉय काम करता है, तो वो क्रूज पे गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्रूज तो महीने भर बाद घूम फिर के आएगी कहीं से, तो कह रहा है कि अगर आप कैश में भी पेमेंट अपने एम्प्लॉय को दे देते हो तो अलाउड होगा उसको, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में ये सब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रूज वेज पे तो इतने एटीएम लगे रहते हैं, हर बैंक के एटीएम होते हैं, सब जमाना बदल गया है, तो अब ये सब चीज़ होता नहीं है। जैसे 15 दिन से ज़्यादा कहीं पोस्टेड है तो वहाँ पे उसको अकाउंट होने की जरूरत ही नहीं है, अरे हम उसके खाते में डालेंगे तो वो तो डेबिट कार्ड से कहीं से भी पैसा निकाल लेगा, ठीक है। पहले ये सब होता था ना कि एक, आपको मालूम है कि नहीं, अगर आपका एक्स ब्रांच में खाता है आप वाई ब्रांच से, उसी बैंक के वाई ब्रांच से पैसा नहीं निकाल सकते हो, ये होता था पहले, चार्जेस लगते थे उसके। आपका एटीएम अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो पीएनबी से निकालोगे तो चार्ज लग जाएगा, ये सब होता था। आपको तो ये सब जमाना देखे नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आ रही है बात। और आप उस वहां पे उस जगह पे आपके पास कोई खाता नहीं है और उससे पे आपके पास खाता नहीं है तो आपको नगद में पैसा मिल सकता है। फिर है जे पॉइंट, जहां पे कहता है कि अगर आपको पेमेंट करनी है एक ऐसे दिन जहां पे बैंक क्लोज है, हॉलीडे है उस दिन, संडे को पेमेंट करनी है, स्ट्राइक थी उस दिन आपको पेमेंट करनी थी, तो आप नगद में कर सकते हो, अलाउड हो जाएगा। लेकिन देखिए ये सब होता नहीं है, जैसे मैं संडे को अगर पेमेंट कर दूंगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। हम कहेंगे कि देखिए संडे है बैंक बंद था, तो क्या संडे को देना ही क्यों जरूरी था, तुम मंडे को दे देते। और मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पेमेंट संडे को ही देना जरूरी था, बैंक स्ट्राइक थी उसी दिन देना जरूरी था, तो ये अलाउड होगा, अदरवाइज डिसअलाउ। प्रैक्टिकली ये भी रिडंडेंट है, ये भी बात रिडंडेंट है, इसलिए क्योंकि
देखिए पेमेंट का मतलब क्या है भाई, आप नगद पेमेंट क्यों दे देंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए ना, उसके खाते में पैसा चला जाएगा, बैंक बंद है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। पहले ना ऐसा होता था कि चेक से पेमेंट होती थी, बस आप ऑनलाइन ट्रांसफर मार दीजिए। तो आज की तारीख में ये भी रेंडेंट अलाउ नहीं करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा ऑनलाइन पेमेंट मार देते, नगद देना क्या जरूरी था, बैंक बंद है तो फर्क क्या पड़ता है, हमारे पास नेट बैंकिंग है ना। अब आप प्रूफ करिए नेट बैंकिंग भी नहीं है, क्योंकि लॉ है 6DD भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो लड़ सकते हैं, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। आपको एक तो प्रूफ करना पड़ेगा आपके पास नेट बैंकिंग वगैरह नहीं है, दूसरी चीज उसको चेक से पेमेंट कर नहीं सकते थे, पेमेंट बहुत अर्जेंट था, संडे को ही करना था, सब प्रूफ करिए इतनी बात। अगर उसको वो और आप प्रूफ करिए और सामने वाले को सब समझ में भी आए तो अलाउ करेगा, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। Where the payment is made by a person to his agent who is required to make payment in cash for goods and services on behalf of such person। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो मिस्टर एक्स ना एक व्यापारी है, वो माल खरीदता है, अपना प्रॉफिट रखता है, बेचता है, कितने में टमाटर खरीदता है ये हमको थोड़ी ना बताता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैगी कंपनी किसी व्यापारी से नहीं खरीद रही, अपना एजेंट मार्केट में चलाती है, इस एजेंट से कहती है कि तुम टमाटर खरीदो, ठीक है, जिससे भी जो भी फार्मर से टमाटर खरीदोगे, ठीक है, 1 रुपया पर किलो हम तुमको देंगे, तुम टमाटर किसानों से नेगोशिएट करो, 1 रुपया किलो तुमको मिलेगा टमाटर, या रेट फिक्स कर देते हैं। रेट कैसे फिक्स हो गया, मैगी कंपनी ने इस एजेंट से कहा, आप ऐसे समझिए, चलिए छोड़िए इसको ना, कमीशन मिलता है बस, अब एजेंट ये है जिसको कमीशन मिलता है, ठीक है। फार्मर मैगी कंपनी को ही देगा टमाटर, सीधे इसको सप्लाई आएगी, ठीक है। अब मैगी कंपनी से इस एजेंट को भेजा हुआ है फार्मर से टमाटर लेने के लिए, तो मैगी कंपनी को एजेंट को पैसा देना है, लेकिन एजेंट तो फार्मर को अब कैश में दे रहा है, तो मैगी कंपनी भी इस एजेंट को कैश में दे सकती है, क्योंकि इसको वही पैसा देना है, ये व्यापारी नहीं है, ये तो मैगी कंपनी के बिहाफ पे जा रहा है पेमेंट करने के लिए। बस समझिए मैगी कंपनी डायरेक्ट ना पेमेंट दे के एजेंट के थ्रू पेमेंट दिलवा रही है, आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर ये एजेंट की जगह एक व्यापारी हो जो टमाटर खरीदता है, अपना जो भी मर्जी भाव खरीदा, मैगी कंपनी से अलग डील करता है कि भाई हम तुमको 20 रुपए किलो देंगे, किसी से 10 में खरीदा है, किसी से 8 में खरीदा है, इससे कोई मतलब नहीं, वो व्यापारी है भाई। लेकिन एजेंट क्या है, ये जितने में खरीद रहा है उतनी ही पेमेंट करनी है मैगी कंपनी को, उसको 1 रुपया कमीशन अलग से देगी एजेंट को, ठीक है। तो ये जो पेमेंट आगे करनी है ये वाली कैश में जाएगी, जो मैगी कंपनी इसको कमीशन पेमेंट करेगी, कमीशन पेमेंट ये कैश में अलाउड नहीं होगा। कौन सी पेमेंट कह रहा है कैश में अलाउ करेंगे, वो पेमेंट जो आगे बढ़ेगी, यही वाली पेमेंट आगे बढ़ी है इसलिए ये अलाउड है, ये कैश में अलाउड है। समझ में आ गया सबको कि अगर मुझे किसी एजेंट को पेमेंट करनी है और वो एजेंट आगे कैश में पेमेंट करेगा और वो अलाउड है, अगर वो एजेंट आगे कैश में पेमेंट करेगा वो अलाउड है 6DD में, तो उस एजेंट को आपने जो पेमेंट की है वो भी कैश में अलाउड हो जाएगी। अगर एजेंट को कैश पेमेंट अलाउड है, एजेंट को कैश पेमेंट अलाउड कब हो सकती है, वो अगर ग्वाले से दूध खरीद ले, मछुआरे से मछली खरीद ले, किसान से टमाटर खरीद ले, तो उसे अलाउड है। तो अगर मैं उस एजेंट को पेमेंट करूंगा तो मुझे भी अलाउड है। नेक्स्ट है, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर चेक इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑथराइज्ड डीलर जानते हैं, ऑथराइज्ड डीलर का मतलब होता है मनी चेंजर, ऑथराइज्ड डीलर मतलब मनी चेंजर। हु इज अ मनी चेंजर, जैसे आप देखिए बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने वाली शॉप्स होती हैं, ठीक है, मनी चेंजर उनको बोलते हैं। जैसे विदेशी आते हैं तो वो डॉलर देते हैं तो उनको वो इंडियन रुपीस दे देते हैं, राइट। हमें विदेश घूमने जाना है तो हम उनको इंडियन रुपीस देंगे तो वो हमें डॉलर दे देंगे, राइट। तो वो इंडियन रुपी वो कैश पेमेंट कर सकते हैं, उनको अलाउड होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर का काम ही होता है वो डॉलर लेगा तो रुपया देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। एक बात बताइए, एक विदेशी आया है, वो कहा डॉलर लो हमको इंडियन रुपी दो, तो कह रहे नहीं इंडियन रुपी नहीं दे सकते हैं, कानून कहता है हमारा अकाउंट पे चेक देंगे, उसको चेक पकड़ा दिया। अब वो विदेशी कह रहा है अरे हम घूमने आए इंडिया की बैंक में खाता खुलवाने आए हैं, अब हम खाता खुलवाएंगे, चेक की क्लियरिंग कराएंगे, फिर उसके बाद घूमेंगे क्या, तो उनको नगद देना अलाउड है। आपको बात समझ में आ गई। तो ऑथराइज्ड डीलर कैन मेक द पेमेंट इन कैश अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी लेके भी कैश दे सकते हैं और ट्रेवलर चेक लेके भी दे सकते हैं। अब ये ट्रेवलर चेक क्या होता है, ट्रेवलर चेक का भी प्रचलन बहुत चलता है। उसमें क्या होता है कि विदेशी जो है वो इंडिया में डॉलर लेके नहीं आएगा, क्योंकि रिस्क होता है भाई, खो गया तो वो अपने बैंक से ट्रेवलर चेक बनवा लेता है। जैसे मान लीजिए उसको $1000 US
नगद कैरी करना है तो नगद ना कैरी करे, वो बैंक में $1000 पे कर दे वहां के यूएस में, वो बैंक उसको $1000 का ट्रेवलर चेक बना के दे देगा, ठीक है। तो ट्रेवलर चेक भी नगद के बराबर होता है, वो इंडिया में लाए और ट्रेवलर चेक दे के नगद ले ले, ठीक है। ट्रेवलर चेक का कमीशन लगेगा, वो जैसे बैंक से बनवाया होगा ना तो उसका कुछ चार्ज लगा होगा, 2% 1% कुछ लगा होगा, ठीक है। तो जो चेक, लेकिन देखिए सेफ्टी होता है इससे भाई, पैसा नगद है तो खो जाएगा, ठीक है। ट्रेवलर चेक है तो सेफ्टी है भाई, हम चेक लेके अपने पॉकेट में आराम से जा रहे हैं, एक सिंगल चेक है, कैश लॉस हो सकता है। अच्छा, अब चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बहुत शानदार सा, जहां पे हम एक साथ सेक्शन 48(2) और 48(3) अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा है सेक्शन 48(2)? 48(2) एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव होता है, और सेक्शन 48(3) क्या होता है? 48(3) कैश पेमेंट होता है, ठीक है। हमने परचेज किया है, परचेज फ्रॉम अ रिलेटिव ₹40,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू इसकी है ₹32,000, 32,000। हमने कैश पेमेंट कर दिया इसको 40,000 रुपया। मैंने अपने एक रिलेटिव से 40,000 रुपये का माल खरीदा, हालांकि उस माल की मार्केट वैल्यू 32,000 रुपये ही है। मैंने उसे 40,000 रुपये की नगद पेमेंट कर दी। पहले तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने अपना खर्चा बढ़ाया, परचेज बढ़ाई है, ठीक है। मैंने 8,000 रुपये का एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव किया है, तो 8,000 रुपये तो डिसअलाउ हो जाएगा 48(2) में। ₹8,000 disallowed अंडर सेक्शन 48(2) एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव की वजह से, ठीक है। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव हो गया है। 8,000 रुपये का मार्केट वैल्यू 32 जाती, 40,000 दे दिए। तो अब कितना डिसअलाउ होगा 48(3) में? मैंने नगद पेमेंट की है 40,000 रुपये की, मैंने नगद पेमेंट की है 40,000 रुपये की। क्या 48(3) में 40,000 डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं। भाई आपने 8,000 रुपये की एक्सेसिव पेमेंट की है, वो डिसअलाउ कर दिए, तो यानी 32,000 ही अब डिसअलाउ होगा ना 48(2) में। 8,000 रुपये तो डिसअलाउ कर ही दिए 48(2) में, तो अब 32,000 रुपये ही डिसअलाउ होगा 48(3) में। मतलब ये 40,000 रुपये से ज़्यादा डिसअलाउ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप 40,000 ही तो टोटल पेमेंट की हो, 32,000 डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3). तो इन दोनों का ना कंबाइंड क्वेश्चन आता है, यही एक एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्यों गलती यहाँ पे बच्चों से ये हो जाती है, कैश पेमेंट वो देखते हैं 40,000 रुपये, फट से बोलते हैं 48(3) में डिसअलाउड है। आपको ये सब सेक्शन याद रखना है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर है 48(2) में, पहले 48(2) लगेगा फिर 48(3) लगेगा, ठीक है। 48(2) में 8,000 डिसअलाउ होगा, फिर 48(3) में 32,000 रुपये डिसअलाउ होगा। ये सेक्शन पहले 48(2) आता है, फिर 48(3) आता है, तो पहले 48(2) ही लगेगा और फिर उसके बाद ही 48(3) लग सकता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ कर लिए हैं, इसलिए जरूरी तो नहीं है कि ये इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ करूं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। जनरली हेमंत पे सैलरी टू एम्प्लॉय बाय अकाउंट पे चेक। सैलरी ऑफ दिसंबर 23 इज हाउएवर पेड टू एम्प्लॉय अनिल भावेश चरण बाय बियरर चेक। 6,000, 10,000, 10,500, तो 6,000, 10,000 वाला तो अलाउ हो जाएगा भाई, ठीक है, इसमें तो टेंशन नहीं है। 10,500 जिसको दिए हैं हम, ये वाला डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, ये डिसअलाउ है। संजय ने परचेज किया है क्रेडिट पे माल उत्तम लिमिटेड से 46,000 रुपए का, 8,000 रुपए नगद में पेमेंट हुई है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000 बियरर चेक, ये डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। और 21,000 रुपए अकाउंट पे चेक से, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 17,000 डिसअलाउ हो जाएगा। कमल लिमिटेड ने परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अतुल 8,000 रुपए का इस तारीख को, और फिर मई 30 को फिर से 7,000 रुपए का। 15,000 रुपए की क्रॉस चेक हो रही है पेमेंट, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिल 10,000 रुपए से ज्यादा का कहा है, बिल तो 8,000 और 7,000 का है, तो 15,000 रुपए की पेमेंट में से 8,000 की एक पेमेंट है, एक 7,000 रुपए की पेमेंट है। बिल 10,000 से ज्यादा का होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट 10,000 से ज्यादा है, बिल ही 10,000 से ज्यादा का नहीं है कोई भी, ठीक है। तो भले पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की है, स्टिल अलाउड है, यहाँ कुछ भी डिसअलाउड नहीं है, यहाँ सब कुछ अलाउड है। सिमिलरली आप कर लेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसमें एंड कंपनी लिखा हुआ है, एंड कंपनी क्रॉस चेक होता है, मैंने बताया है आपको, ठीक है। पेमेंट 15,000 रुपए का क्रॉस चेक से हुआ है, डिसअलाउड हो जाएगा, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज की क्लास सेक्शन 48(3) पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट।
कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, तो 48(3) का कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। और प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम सबसे ज्यादा इस सेक्शन को यूज करते हैं। दिन रात बिजनेसमैन एक पेमेंट दे रहा है, हर समय उसको ध्यान रखना है कि 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कहीं नगद में ना हो जाए, नहीं तो 48(3) लग जाएगा। तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं आज की क्लास को यहीं पे।